बेटा टेस्ट आने वाला है, ठीक है, ये खत्म होने वाला टॉपिक। रेस्पिरेटरी बहुत छोटे, अब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं आएंगे, वो न्यूट्रिशन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, दादा सब टॉपिक छोटे छोटे ही हैं। तो अभी ये तो आज और कल कल के स्टार्टिंग में 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा रेस्पिरेशन। फिर टेस्ट है। तो कल क्या वार हुआ? फ्राइडे हुआ। मंडे को टेस्ट है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का। मैंने आपको क्वेश्चन भी भेज दिए हैं। क्या क्या है ये? टेस्ट है ना? टेस्ट कितने बजे है? कितने बजे टेस्ट है? तो मैं काम करेंगे ना, तुमको उस दिन थोड़ा जल्दी बुला देंगे रेस्ट के लिए, या फिर मैंने से बात करके कुछ एडजस्ट कर लेंगे। संडे को बुला ना, मैम बोल देंगे मंडे को लगता है, संडे को मत। संडे को फिलहाल कुछ नहीं, मुझे भी काम होता है संडे को फिलहाल। संडे को ट्यूसडे को रखो। तो तुम्हारे मैम ने वो कर लिया डिसाइड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यही है 3 दिन, हाँ, और 4:30 5:30 ना अभी तो। ठीक, तो अपन एक काम करेंगे, अपन ट्यूसडे को, ठीक है, 5:30 से 6:30 आधे घंटे का टेस्ट है। मैं 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उतने ही अंतराल में लिख के बता देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर अपन वो लेक्चर स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्यूसडे को टेस्ट, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, सबसे पहले तो हम रेस्पिरेशन करते क्यों है? तो होता है क्यों करते हैं रेस्पिरेशन? हमको ब्रीथिंग क्यों करनी पड़ती है? क्या जरूरी है? नहीं करते क्या मर जाएंगे? क्यों मरेंगे? सर ग्लूकोज में से वो ग्लूकोज में से एनर्जी नहीं बनेगी सर, वो रिएक्शन सर कॉम्प्लेक्स में से सिंपल। बेटा वो डाइजेशन करता है। सर अगर नहीं लेगी तो ग्लूकोज रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो क्या, तो अच्छी बात है ना, क्या क्या दिक्कत है इससे? एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप बोलोगे सर रेस्पिरेशन इज नेसेसरी टू गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। हमारे बॉडी में ग्लूकोज से देखो 2 तरीके हैं एनर्जी निकालने की ग्लूकोज से, एक ऑक्सीजन की हेल्प से, एक बिना ऑक्सीजन की हेल्प से। बिना ऑक्सीजन की हेल्प से निकालते क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की निकालते हैं हेल्प से क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक में एनर्जी बहुत कम निकलती है, एरोबिक में बहुत ज़्यादा निकलती है, और हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमारे अंदर एनएरोबिक तरीके काम करता नहीं है। और एरोबिक में हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब खाने से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, खाने से ग्लूकोज मिलता है, तो हमारी बॉडी में हमको ऑक्सीजन अलग से लेनी पड़ती है। उसके लिए पूरा तंत्र बना हुआ है, नाक है, फिर अंदर ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइलस है, एल्यूविलाई है, पूरा सिस्टम गोठा हुआ है। प्लांट में ऐसा लोड नहीं है, प्लांट में सिंपल डिफ्यूजन होता है, बताऊंगा आपको। प्लांट में इतना लोड नहीं, प्लांट में लिखा है प्लांट के नाक होता है, फिर लंग्स है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, प्लांट में से कोई लोड है ही नहीं चीजों का, ठीक है। तो हम उनसे कैसे अलग है, अब सब क्या हो रहा है, ठीक है, वो सब पढ़ना है हमको। क्लियर है? तो अब ह्यूमन का पूरा सिस्टम, उसके ऑर्गन कैसे दिखते हैं, ठीक है, लंग्स कहाँ फिट होते हैं, ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, ओके। हमें हम ये सोचते कि हमने अंदर सांस ली, झूठ है, बकवास है। बाहर की हवा हम अंदर खींचते नहीं है, वो ऑटोमेटिक अंदर जाती है, और हम हवा बाहर छोड़ते नहीं, वो ऑटोमेटिक बाहर जाती है। सर हम ही तो ले रहे हैं, क्या हम हवा को पकड़ के अपने अंदर खींचते? तो हमने पढ़ा है फिजिक्स में, किसी चीज पे जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं, वो मूव करेगी क्या? नहीं। वो भी छोड़ो, हर चीज कहाँ से कहाँ जाती है? हाई कंसंट्रेशन से लो। याद आया कुछ पढ़ा था ना? बस यही फंडा है, काम करता है ना बॉडी में। तो ये सब भ्रम भी पले हुए ना कि हम अंदर हवा खींचते हैं, हाँ हवा खींचते हैं, हवा ऑटोमेटिक अंदर जाती है। हमने ये बाहर छोड़ी, तो अपनी श्वास को बाहर छोड़ा, हम नहीं छोड़ते, वो ऑटोमेटिक हवा बाहर निकलती है। हम हमारे ब्रेन कुछ और कंट्रोल कर रहा है, उसकी हेल्प से ये होता है, ठीक है। एक बार जब हवा हमारे अंदर जाती है तो फिर क्या होता है, ठीक है, वो हवा कहाँ जाती है, उसका रास्ता क्या है, वो कैसे खून में मिक्स हो जाती है वो हवा, ठीक है। तो वो सब पढ़ना है,
तो अब मैं आपको रेस्पिरेशन का पूरा फंडा मकसद क्या वो समझ लो, फिर मैं उसको समझाऊंगा। देखो, रेस्पिरेशन का पहला मकसद है बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। क्या पहुंचाना? तो सुनना, देखो हमारे जो सेल होते हैं ये कंटिन्यूसली बहुत सारे रिएक्शन करते रहते हैं, समझ गए? अरे हाँ गए ना, क्योंकि सेल में बहुत चीजें चलती रहती है, तो उस रिएक्शन में बहुत सी चीजें काम की बनती है, बहुत सी चीजें वेस्ट भी बनती है। तो हमारे सेल बहुत सारा वेस्ट भी बनाते हैं। कैसा बनाते, क्या बनाते हैं? वेस्ट। अब वेस्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गैस फॉर्म में, जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक वेस्ट वो होता है जो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, सॉल्यूबल होता है, ब्लड में सॉल्यूबल वाला। बात समझ में आ गई? हमारे बॉडी, हमारे सेल दो तरह के वेस्ट बनाएंगे। एक गैसियस फॉर्म में वेस्ट, जो कि CO2 है, गैस वाला वेस्ट, वो गैस रूप में होता है। और एक जो वेस्ट होता है वो पता है नमक कैसे पानी में घुल जाता है, ऐसा वेस्ट होता है, वो हमारे ब्लड में घुल जाता है, वो गैस रूप में नहीं है। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो दो तरह का वेस्ट हमारे बॉडी में बनता है, एक CO2 वाला वेस्ट, गैस फॉर्म का वेस्ट, और एक ब्लड के, जो ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब देखो सेल क्या करता है पता है, अगर सेल के अंदर ये वेस्ट इकट्ठा होता रह गया तो सेल मर जाएगा। सीधे बता, हमारे घर में अगर हम कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा? घर बदबू मारेगा, घर रहने लायक बनेगा क्या? घर फिर एक ऐसे घर पे हम रह ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो। सही बात है, सेम सेल का फंडा है, जो सेल है वो भी नहीं वो भी मर जाएगा। तो सेल क्या करता है, सेल अपना वेस्ट, दोनों वेस्ट, एक वो वाला वेस्ट जो ब्लड में मिक्स होता है वो, और एक वो वाला वेस्ट जो कि CO2 है, दोनों को कहाँ छोड़ देता है? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये सिंपल है, सेल के अंदर CO2 का हाई कंसंट्रेशन है और ब्लड के अंदर लो कंसंट्रेशन है। बात समझ में आ गई? तो हर चीज करती है हाई से लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड के अंदर। अब ब्लड को भी दिक्कत है, अगर ब्लड के अंदर भी, पता है आपने सुना होगा, पता है तो बहुत लोग डायलिसिस करवाते हैं, किडनी, सुना होगा आपने, अपने परिवार में किसी को सुना हो तो, किडनी अपना खून साफ करवाते हैं हॉस्पिटल जाके, किसी किडनी खराब हो जाती है, वो भी करता है। पता है हमारे सेल कंटिन्यूसली हमारी किडनी हमारे ब्लड में छोड़ रहे हैं वेस्ट, अगर वो वेस्ट बाहर नहीं निकला ना हम मर जाएंगे, लिटरली मर। हमारे ब्लड में दो तरह का वेस्ट है, एक CO2 वाला वेस्ट और एक ब्लड सॉल्युबल वाला वेस्ट। ये दो जगह निकलेगा, एक किडनी में और एक लीवर में, ये वाला वेस्ट जो ब्लड सॉल्युबल है। और जो CO2 वाला तो गैस फॉर्म में है। अब गैस फॉर्म में जो वेस्ट है ये हमारे लंग से बाहर निकलता है, तो ये गैस है। ठीक है, तो सुनो क्या होता है, ब्लड उस CO2 को कहाँ लेके आता है? लंग्स के पास में। कहाँ लेके आता है? अब सेल ने क्या छोड़ा? CO2, उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पड़ा है? लंग्स में। ब्लड जाएगा लंग्स के पास में। अब लंग्स के अंदर में हमने जब अंदर सांस ली, अंदर क्या गई? ऑक्सीजन। O2 अंदर गया, तो लंग्स के अंदर में O2 का हाई कंसंट्रेशन, ब्लड में O2 का लो कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई? O2 का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड लंग्स में आएगा, लंग्स की O2 का घुस जाएगी ब्लड में, कोई दिक्कत नहीं है। और लंग्स और ब्लड में बहुत सारा CO2 इकट्ठा हो गया है, तो ब्लड में CO2 का होता है हाई कंसंट्रेशन और लंग्स में होता है CO2 का लो कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? तो सारा जो ब्लड का जो CO2 सबका घुस जाता है लंग्स में, समझ गए? तो जब हम अंदर सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या पहुंच जाता है? ऑक्सीजन। फिर वहां ब्लड ऑलरेडी होता है, फिर वो ऑक्सीजन तुरंत क्या घुस जाता है? ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजन तो गया ब्लड के अंदर और CO2 का आ गया लंग्स के, आ गया CO2, और ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर कहां पहुंच गया? सीधा सेल के पास। ठीक है, फिर अब जब ब्लड सेल के पास आता है तो सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन हाई से लो, मतलब सेल से ब्लड से सेल के अंदर में सेल को ऑक्सीजन मिल गया। अरे यस और नो? पर अब ये जो ब्लड आया ये तो अपना सारा CO2 छोड़ के आया है, तो अब इस ब्लड के अंदर CO2 का लो कंसंट्रेशन। अरे हाँ क्या ना? अरे यस और नो? और जितने में सेल ने अपना CO2 ऑलरेडी बना दिया होगा दूसरा, अरे हाँ क्या ना? तो सेल के अंदर क्या होगा? CO2 का हाई कंसंट्रेशन, वापस से सेल CO2 का छोड़ेगा ब्लड में, ब्लड उसको कहाँ लेके आएगा? लंग्स के पास में,
ब्लड उसको कहाँ छोड़ेगा, लंग्स में, बदले में क्या ले लेगा, ऑक्सीजन वापस से कहाँ लेके जाएगा, सेल के पास में, और ये चलता रहेगा। जब तक हम नहीं मरे तब तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बोल। सर हम जितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। डिपेंड। ये बात समझ में आ गई? ये फंडा कैसे काम करता है मालूम पड़ गया ना? बस यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन और CO2 की लेन देन, इतनी बार कोई क्लियर? ओके। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम जब अंदर श्वास लेते हैं तो क्या सिर्फ, देखो सर हवा में तो सारी गैसेस है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, सब तरह की गैसेस है हवा में। तो हम अंदर श्वास लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन जाती है अंदर? मतलब क्या नाक में कैसा फिल्टर लगा हुआ है क्या कि वो सिर्फ ऑक्सीजन को जाने देगा अंदर, बाकी सारी गैस को बाहर रोक देगा? नहीं, हम जब श्वास लेते हैं अंदर हमारे लंग्स में सभी गैस जाती है। तो आप बोलोगे सर कि अगर सारी गैस जा रही है तो लंग्स के अंदर तो नाइट्रोजन भी गया, सही है, तो फिर वो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में क्यों नहीं मिला? क्योंकि ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन है और जो लंग्स, जो हमारे हवा में नाइट्रोजन है, उसका कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल रहता है। आपको याद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? उसमें ना तो स्वेल होता है ना सिकुड़ता है, याद होगा आपको, ना स्वेल ना स्विंग। भगवान ने हमारे ब्लड को ऐसा बनाया, भगवान मालूम था कि इंसान को नाइट्रोजन तो चाहिए नहीं, यस और नो, तो उसने जितना हवा में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन उतना ही नाइट्रोजन किसमें, उसका क्या कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में। जब ब्लड आता है लंग्स में तो नाइट्रोजन ना तो उसकी जाती है अंदर ना जाती है बाहर, तो उसको लेने देना नहीं है, सिर्फ दो ही गैस वहां पे एक्सचेंज होती है, वो CO2 और ऑक्सीजन। समझ गए? और जब हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो जितना नाइट्रोजन लिया था उतना नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, जितना आर्गन लिया था उतना आर्गन बाहर निकल जाता है, पर हम जितना O2 लेते हैं उससे कम O2 बाहर निकलता है। आप ऐसा मत समझो कि हमने जितना ऑक्सीजन लिया सब हमारा ब्लड में ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितना जिनके पास बॉडी को जितना जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लेगी। अरे हाँ के ना, समझे ना? तो मान लो कि आपने 100 ऑक्सीजन को अंदर लिया, खुद की बॉडी को केवल 60 चाहिए तो 60 लेगा, 40 बाहर छोड़ देगा। ठीक है, कोई अच्छा एथलीट होगा उसको 80 चाहिए 100 में से, तो वो 80 ले लेगा और 20 बार छोड़ देगा। बात समझ में आई? तो हम जितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उससे कम बाहर छोड़ते हैं। अच्छा, हम जितना CO2 अंदर लेते हैं उससे ज्यादा बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि हमने CO2 लिया था और हमारा ब्लड और CO2 लेके आ गया। यस और नो? अरे यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो हम जो हवा इनहेल करते हैं उसमें जितना ऑक्सीजन होता है उससे कम ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले लेते थे, सही बात है। और हम जो हवा इनहेल करते हैं जितना CO2 देखो हमारे हवा में CO2 मैंने पढ़ा है ना आपने बचपन में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी, सभी गैसेस है। तो हवा में जितनी CO2 है ना वो हमारे बॉडी के अंदर के, हमारा ब्लड और CO2 लेके आ गया, ठीक है, उसने कहा छोड़ दिया CO2 को लंग्स में, और लंग्स से वो कहा गया बाहर। तो जितना CO2 जाता है ना हमारे अंदर उससे ज्यादा बाहर निकलता है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो एक एक्टिविटी है, इससे प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? हवा में जितना CO2 उससे ज्यादा CO2 हमारे, हम जो हवा बाहर छोड़ रहे हैं उसके अंदर है, वो भी प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? डन। अब लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइलस, एल्यूविलाई, ये गैस हाई लो सब कहाँ पे होता है, कैसे होता है, अंदर कैसा तंत्र है, घोड़े के लंग्स कैसे होते हैं वो भी देखेंगे, और घोड़े के लंग्स कितने फूल सकते हैं वो भी देखेंगे। मैं आपको, हाँ लिटरली रियल घोड़े के लंग्स खून से लपटे होंगे, देख लेना, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट चलता है। चलो तो भैया लाइट वेट ऑफ करो, थिएटर मोड़े भी बोलो, यहाँ जा, दिख रहा है? दिखा आपको? देखो इसमें अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे, ये देखो, ये और ये हमारे लंग्स है, दिख रहा है? ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, ध्यान से देखना आप, लंग्स के जस्ट पीछे हमारा दिल, हार्ट छुपा होता है। हाँ समझ आ गई? हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, क्लियर है? समझ गए? हम रॉन्ग एंगल से देख रहे हैं तो ध्यान रखना, ये हमारा लेफ्ट वाला लंग है, समझ गए? हम सामने से देख रहे हैं बेटा, समझ गए ना? ये लेफ्ट वाला लंग है, ये राइट वाला लंग है। राइट वाला लंग की साइज बड़ी होती है, समझ गए? हमारा हार्ट थोड़ा बहुत लेफ्ट में होता है, दिखा नहीं दिखा? ये हार्ट है हमारा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? या तो क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो बेटा, नेता दिख रहा है ना सही से?
ठीक, अब एक जरा ध्यान से देखना, आपको ये दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक, ये लीवर है, क्या है? और अभी ये दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा यहाँ पे हिस्सा, ये और नीचे यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है जो साइड से उसका व्यू आ रहा है। आपको यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला देखो कुछ दिख रहा है, ये एक कपड़ा मान लो, ये कपड़ा है जो लंग्स और लंग्स के नीचे वाले ऑर्गन को अलग अलग करता है। हमारे यहाँ पता है हमारे अलमारी में अलग अलग शेल्फ होते हैं, सही है? तो उसके नीचे पतरा होता है, तो अगर हम सामान यहाँ रखे तो वो क्या नीचे गिरता है क्या? कभी नहीं ना। ऐसे ही ये डायफ्राम होता है हमारे बॉडी में। ये डायफ्राम है, एक मांस का टुकड़ा है, एक मसल का परत है पूरी। ये कैसा दिखता है वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? ये हमारे बॉडी के लंग्स और नीचे वाले ऑर्गन को सेपरेट करता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं हो ना हम ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे ढंग से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे ब्रीथिंग में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक अच्छा सा फोटो दिखाता हूँ इसमें। देखिए बाकी आपको देखने ऑर्गन तो देख लो पहले। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? और वो सब चीज़ें हो गई। अब मैं आपको ये दिखा देखो थोड़ा सा एक अलग और व्यू। ओके देखो, ये हमारे लंग्स अगेन, इसमें डायफ्राम नहीं है, ठीक है ना? ओके, और फिर ये हमारा अगेन ये लीवर आ गया, ये हमारा पेट आ गया, दिख रहा है? ओके, ये पेट आ गया। साइड में वो क्या है? स्प्लेनिक होता है, वो हमारा काम करनी है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, समझ गए ना? पीछे की आगे के लिए तो ये क्या है सर? वो गल ब्लैडर है। ओके, अब थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे ऑर्गन होते हैं हमारे, समझे क्या नहीं समझे? ठीक है सर, पर प्रीव्यू वाले फोटो में सर पेंटियम कहां पे? उस इसमें सारे नहीं, कुछ पीछे छुपे हुए हैं क्योंकि सामने वाला व्यू है, ठीक है ना? अभी हम करेंगे, अब हम देखेंगे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? जो हमको श्वास लेने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो वो दिखा दो, देखो ये है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पता है यहाँ हमारे नाक में छेद होता है, इसे नोस्ट्रिल बोलते हैं, समझ गए? तो नाक में दो नोस्ट्रिल होते हैं, दो छेद होते हैं, सही है? पता है ना कि कोई नाक में डालो उंगली वो अंदर अंदर जाती रहती है, वो मतलब ऊपर खाली जगह है। ऐसा बहुत किया होगा बचपन में, है ना? मैंने भी किया, आपने भी किया होगा, है ना? ये तो बचपन का हक है ना? बहुत किया, नाक में उंगली डाली होगी, है ना? बहुत कुछ बार निकाला भी होगा। तो नाक, उस जो नाक का छेद है उसके ऊपर बहुत सारी खाली जगह, उसे बोलते हैं नसल कैविटी या नसल पैसेज। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। तो हवा यहाँ से एंटर करती है ऐसे, और फिर यहाँ आती है, यहाँ पर यहाँ तक पहुँचती है, कोई दिक्कत नहीं है? अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? तो हवा यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ तक, ओके, यहाँ से ऐसे यहाँ तक यहाँ पहुँचेगी। ओके, अब क्या होता है ध्यान सुनना। देखो अब यहाँ पे ये आ जाता है हमारा, तो आपको यहाँ आके दो पाइप दिखेगी, एक पाइप दिखेगी पीछे, ये हमारा ईसोफेगस है, ये एनी टाइम बंद ही रहता है, जब हम गिरते हैं ना तभी ये खुलता है, समझ गए? अरे हाँ के ना? और फिर एक रास्ता ये आगे वाला दिख रहा है, ये वाला रास्ता, ये रास्ता दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे, ये दो पाइप है, एक ये पाइप और एक ये पीछे वाली पाइप। पीछे वाली पाइप ये हमारी ईसोफेगस है, और ये हमारी विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। बस समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है एकदम? तो ये एनी टाइम खुली रहती है। सर ये एनी टाइम खुली क्यों रहती है? ईसोफेगस भी मांस का टुकड़ा है, ट्रैकिया भी मांस का टुकड़ा है। ट्रैकिया बंद इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप देखो, ये आपको ये दिखेगा, इस पे आपको ये दिख रहा है, ये वाइट वाइट सी दिख रहा है, रिंग की रिंग, इसको बोलते हैं कार्टिलेज की रिंग, इसकी वजह से ये बंद नहीं होता। कारण क्या है, कैसे काम कैसे करता है, मैं वो बाद में वो भी दिखाऊंगा। तो फिर हमारे जो हवा होती है वो एंटर करती है हमारे ट्रैकिया में, समझ गए? ये ट्रैकिया में एंटर की, फिर ट्रैकिया के आगे जाके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? ये देखो, ब्रोंकाई, ओके? तो ये ट्रैकिया, इसके दो भाग हो गए, ये और ये, जो कि ब्रोंकाई, कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ के ना? ब्रोंकाई डन? अरे पक्का? ये दोनों है ना, ये दो भाग जो हो गए। फिर आपने अगर पेड़ की डाली देखी हो तो एक डाली, तो उसके ऊपर और डाली निकलती है, हाँ के ना? तो ऐसे फिर एक ब्रोंकाई जाके आगे और भागों में टूट जाता है, उसे बोलते हैं ब्रोंकाइलस। क्या बोलते हैं?
तो आपको ये दिख रहा है, ये अलग अलग चीजें, ये सब ब्रोंकाइलस है, समझ गए ना। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, उसमें एक बंदे के नाक में डाला कैमरा, आप देखना 2 छेद, फिर एक छेद में घुसेंगे तो 3 छेद, ऐसे दिखेंगे आपको पूरे। यस और नो। फिर हर ब्रोंकाइलस के एंड में छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, बोलते हैं एल्यूविलाई, जिसे हम एल्यूविलाई बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आपको कैसे दिखेंगे मैं अभी फोटो दिखाऊंगा उसका। अब देखो हमारे दोनों लंग किसके ऊपर बैठे होते हैं, एक ऐसा एक मसल की होती है परत, ये दिख रही है आपको, इसे डायफ्राम बोलते हैं अपन। ब्रीथिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कितनी बार क्लियर है, पक्का, डन, श्योर। समझ थोड़ा सा खोल दे बेटा, मेरे को बहन हो रही है, तो थोड़ा ये घुमा दे बस, खोल दे बेटे, पूरे खोल दे बेटे, चलेगा। हाँ इतना ही मत घुमा भाई, बस खूब है मत। यहाँ के पास समझ में आ गई बेटा, नेता समझ में आ रहा है ना, ठीक। ओके, अब ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको इसे ड्राइंग आनी चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं ड्रॉ ह्यूमन। मैं आपको इसका वीडियो लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, देख लेना, आप वहाँ से, जिसको नहीं आता है वहाँ से देख सकते हैं, जिसको आता है अच्छी बात है। अब मैं आपको, देखो अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। देखो रिब केज, हमारे जो लंग्स है वो ऐसे हमारे हड्डियों के अंदर पैक है। सभी अपने टच करो चेस्ट को, आपको हड्डियां महसूस होगी, वो यही है, हड्डियों के नीचे ऐसे ऐसे लंग्स अंदर पैक है। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ के ना, इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्लियर है एकदम, इस तरीके से पैक है, ठीक है। आपको मैं थोड़े और फोटो दिखाता हूँ। देखो सारे ऑर्गन ऐसे सिस्टम ऐसे जमे हुए, देखो लंग्स का बड़ा कलर ब्लू और ग्रीन नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए किया है। लंग्स का कलर पिंक ही होता है, ये ओरिजिनल कलर के लंग्स है हमारे, ऐसे ये ओरिजिनल कलर है, जिसे समझाने के लिए मैंने कलर किया है ब्लू और ग्रीन। तो देखो ऐसे ये हमारा सिस्टम है, देखो बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है, पिंक कलर। ओके, अब देखो बेटा, मैं आपको रिब केज और डायफ्राम और लंग्स तीनों का फोटो दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको। देखो ये हड्डियां रिब केज है हमारी, ये रिब केज, उसके अंदर ये लंग्स, यहाँ पे लंग्स है, ये लंग्स है हमारे, ठीक है। और ये डायफ्राम है, दिख रहा है नीचे, ये डी फॉर डायफ्राम, कोई दिक्कत नहीं। अब माइंड में बैठ गया सिस्टम कैसा होता है। अब अगर डायफ्राम को आप देखोगे नीचे से तो कैसा दिखेगा, एक फोटो को दिखाता हूँ तो आपको 3D व्यू आएगा डायफ्राम का। देखो ये देखो, ये हमारी हड्डियां, ये दिख रही है हड्डियां, ये हम डायफ्राम को देख रहे हैं नीचे से, दिख रहा है आपको, उसने पूरा घेर रखा है, समझ रहे हो। केवल 1-2 छेद होते हैं, क्यों होते हैं, एक तो खून की नलियों के लिए और एक ईसोफेगस के लिए, तो उसको आना पड़ेगा नीचे पेट में घुसने के लिए। अरे यस और नो, बात समझ में आएगी नहीं आई। अरे बाथरूम में हमारा छेद तो होता है पानी निकालने के लिए, ऐसा समझ लो, ये पूरा फ्लोर है, सब कुछ 1-2 छेद होते हैं बस, वहां से 1-2 पाइप बाहर आते हैं, एक पाइप ईसोफेगस होता है, एक पाइप ब्लड का होता है, 2 पाइप ब्लड के होते हैं, हम पढ़ेंगे उनके बारे में, क्लियर है। बाकी देखो पूरे पेट, पूरे इसने लंग्स को ऊपर ढक के रखा है, क्या आपको लंग्स दिख रहे हैं इसके ऊपर, गायब छुपे हुए, देखो बात समझ में आ गई आपको, ऐसा डायफ्राम का व्यू होता है नीचे से, बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा एक और व्यू देखो बेटा, ये देखो, और समझ में आया, लंग्स और डायफ्राम देखो ये दोनों एक साथ में, आपको डायफ्राम में ये 2 छेद दिखेंगे, दिख रहे हैं, इन पर 2-3 छेद होते हैं, वो किसी कारण की वजह से होते हैं, है ना। बात समझ आ गई, तो डायफ्राम पूरा ऐसा होता है, पूरी शीट है, चद्दर की तरह है, ठीक है डायफ्राम। अब मैं डायफ्राम रिब केज क्यों बताया, पता है कारण है इसका, क्योंकि डायफ्राम को देखो समझ में आ गया कि हाँ ये, क्योंकि ब्रीथिंग का सबसे मेन रोल डायफ्राम का। ओके, अब समझते हैं हम, अरे भैया बॉडी नहीं बनाया तो भी यहाँ पर 6 पैक हुआ। चलो यहाँ देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा ट्रैकिया होता है उसका एक और डायग्राम देखो, ये ट्रैकिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रैकिया से बोलते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया का हल्का सा ऊपर पार्ट ये वाला, इसको बोलते हैं लारिंक्स बोलते हैं, पता है वो, पता है हमारा वॉइस बॉक्स पड़ा होगा 8th में, वॉइस बॉक्स, ठीक है। ओके, थोड़ा और नीचे आ जाओ, ये लारिंक्स, ये इसके 2 भाग ब्रोंकाई, समझ गए, समझे कि नहीं समझे,
तो अब देखो यहाँ पर पूरा लेबल भी किया हुआ है इन्होंने। तो ये दो मेन वाले हैं, आपको ध्यान है ब्रोंकाई, और ये जो छोटे वाले इनका नाम ब्रोंकाइलस जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। और हर ब्रोंकाई के एंड में, जो ब्रोंकाइलस है उसके एंड में गुब्बारे होंगे, बलून लाइक शेप, वो एल्वेलाई। अब वो कैसे दिखते हैं, वो दिखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक करो ट्रैकिया के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की बहुत सारी रिंग्स दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं कार्टिलेज रिंग्स। इसकी वजह से ट्रैकिया बंद नहीं होता है। अगर ट्रैकिया बंद होता तो उसमें क्या दिक्कत आती, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब अपन वापस से बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो अभी ऐसे वो डायग्राम माइंड में रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एल्वेलाई। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि एल्वेलाई क्या होता है। सो अभी एक मिनट वेट कर सकते हैं। सो देखो, हमारे जो ब्रोंकाइलस है क्या है हमारे, ठीक है, वो हो गया। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रैकिया, पूरा कैमरा नाक में घुसेगा, आपको नसल कैविटी सब दिखेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। साथ में ऑडियो भी आएगा इसके। देखो ये एक बंदा इसका ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो इसके नाक में कैमरा डाल रहे हैं। This was still just to show you how long the bronchus down into more. Yeah. Meant to make you feel a little bit drunk, which was very weird. This was still just to show you how long the bronchoscope camera actually is. And this is Dr. Higgs starting to feed it through into my nostril. It's only a bit difficult to get it past a certain point. इसके नाक में डालिए कैमरा। On the footage, that it goes up through my hair. देखो ये नाक के बाल, Up into my nasal. हमारे नाक में दो छेद होते हैं, तो लेफ्ट की तरफ से रास्ता बंद होगा शायद, ठीक है। Now your nose has this tissue and it swells at different points throughout the day, so you breathe through either your left or right nostril. आपको बात बताओ, वो इंटरेस्टिंग बात, सब देखते रहना। हम दिन में है ना सिर्फ किसी एक छेद से सांस लेते हैं, क्योंकि एक छेद में से ब्लॉक हो जाता है। तो ये रास्ता खुला है ना, हाँ वो ब्लॉक है। देखो ये देखो दूसरा रास्ता है। अभी हमारा लारिंक्स आएगा वॉइस बॉक्स, वापस जा रहे हैं नीचे, वो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये हमारा वॉइस बॉक्स दिख रहा है, वोकल कॉर्ड। क्या हुआ, यही है वो, ये अंदर साइड है, वो बाहर से दिखता है। आपको ये दिख रहा है, ये एपिग्लोटिस है, दिख रहा है ना। अच्छा अब मुझे बताओ एक बात, आपको कोई छेद दिख रहा है, दूसरा छेद एक ही दिख रहा है ना, दूसरा है इसोफेगस, वो बंद, वो हर समय बंद रहता है, गिरते समय खुलता है। वो इसोफेगस बेटा, खाना नहीं गिरते अपन, खाने के बाद भी इसोफेगस, वो यहाँ पीछे होता है तो एनी टाइम बंद रहता है। हम जब बोलते हैं देखो, तो हमारी वोकल कॉर्ड ऐसे वाइब्रेट करती है, ये हमारी वोकल कॉर्ड है, तो कैसे करती है, दिख रहा है। अब देखो इसके आएंगे अंदर, मतलब अब जाएंगे ट्रैकिया में, ठीक है। ये ट्रैकिया में एंट्री मार दी। आपको दिख रहा है, ये सब कार्टिलेज है, देखो आपको दिख रही है लाइन बहुत सारी लाइन, ये कार्टिलेज है। That'd be where the esophagus goes behind the trachea. We approach the first split into the bronchioles, and you can see it will go down. तो पीछे आता हूँ, वापस देखना। To numb that whole area. तो अब अंदर एंट्री मारी। The camera was put through the vocal cord down into the trachea. You see the cartilage rings over the top. देखो आपको दो रास्ते दिखे, अभी दिखेंगे, दिखना। The cartilage, C-shaped cartilage rings going over the top. देखना अभी दो रास्ते दिखेंगे आपको। First split into the bronchioles, and you can see you'll go down the left. दो दिखे रास्ते, ये दो रास्ते हमारे
around this section. ब्रोंकाई, ठीक है, And then if we start ये दो मेन। अब देखो इसी एक के जाएंगे तो आपको और रास्ते दिखेंगे, वो ब्रोंकाइलस, समझ रहे? देखो और दिख रहे रास्ते दिख रहे हैं, it gets smaller and smaller and dividing into more and more. बात समझ आ रही है? They also देखो ऐसे होता है। take अब किसी एक के घुसेंगे, देखो और दिखेंगे, दिख रहे हैं, lobes of the lungs, so you've got the middle and lower lobes of फिर each lung. उसमें घुसोगे तो और दिखेंगे, और एंड में कहाँ पहुंचोगे? एल्वियोलाई पे। बात समझ में आ गए? ये बिल्कुल पेड़ की डाली की तरह है, लास्ट में क्या पहुंचते हैं? पत्ती की तरफ, You might be able to see some Leaves, bubbles every now समझ and then, गए? see how the air's flowing through कोई दिक्कत है क्या? blowing the bubble. ये है पूरा सिस्टम। इसके आगे बेटा बहुत खूनी खेल होता है, एक्चुअली ये एक ऑपरेशन का वीडियो है, ठीक है भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर एकदम, ठीक है। अब हमारे एल्वियोलाई जो ब्रोंकाइलस के एंड में होते हैं, वो अगर उसको हम 3D विजुलाइज करें तो कैसे दिखते हैं वो देखना, कुछ ऐसे होते हैं। देखो ये ब्रोंकाइलस, और उसके अलावा आपको ये दिख रहा है, ये अंगूर खट्टे हैं, ये अंगूर की तरह दिख रहा है आपको, ये सारे एल्वियोलाई है। अब जानते हैं ये कितने मोटे होते हैं? एक सिंगल सेल है ये, एक सेल जितने ही मोटे होते हैं, और हमारा एक सेल कितना छोटा होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, ये सुनो, बहुत 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 छोटा होता है वो, मतलब हमारी सोच से भी छोटा है भाई। वन सेल की थिकनेस जितना ही मोटा होता है ये, क्योंकि यहाँ पे चीजों को आर पार जाना, मालूम ना, ऑक्सीजन को अंदर आना है, CO2 को आर पार जाना है भैया। अभी अगर मुझे दीवार के आर पार जाना है तो मुझे दीवार किसकी बनी हुई चाहिए? सीमेंट की, थर्माकोल की? थर्माकोल। दीवार सीमेंट की हुई तो है ना बेटा? हाँ, कहीं और जाऊंगा फिर हॉस्पिटल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बहुत पतली दीवार होती है एल्वियोलाई की, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा तो आप थोड़ा समझ पाएंगे। तो मैं जूम कर रहा हूँ, एल्वियोलाई को दिख रहा है? तो बहुत पतला दिख रहा है एकदम से, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक। अच्छा, और देखो, मैं आपको और दिखाऊं, देखो आपको और अंगूर दिखेंगे, दिख रहे हैं ये अंगूर लास्ट में, ये सारे एल्वियोलाई है, ठीक है। और ये देखो और दिख रहे हैं एल्वियोलाई आपको? अब क्या होता है मालूम पड़ गया एल्वियोलाई? क्लियर है? अब मैं आपको है ना, देखो अब मैं आपको घोड़े के जो लंग्स होते हैं वो कितने फूल सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी में, वो दिखेंगे। नाउ इमेजेस में भी डिस्टर्बिंग, बट अब साइंस के विद्यार्थी तो कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है, देखना। अब देखो सच में इतने फूलता है, तो देखो बेटा थोड़ा सा इमेज डिस्टर्बिंग हो सकती है, पर देख लेना, ठीक है। ये घोड़े के लंग्स दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहे हैं? ये लाइव कोई घोड़ा मर गया और उसका पोस्टमार्टम कर रहे होंगे तो लंग्स बाहर निकलते दिखना पीओ फिर दिक्कत हो जाती है ना, फिर एक्सरसाइज नहीं करने पर। घोड़ा तो पूरी पूरी चलता रहता है, उसकी तो एक्सरसाइज होती रहती है। और हमारे वो बंद तो कैपेसिटी तो कितने फूल रहे, देखो ये अभी देखो ये एक हवा बाहर निकलती है, ये एक दिन छोटे हो गए। सो लंग की कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं, हवा हमारे अंदर क्यों जाती है। अच्छा मुझे बात बताओ, हवा बाहर से हमारे नाक में हमारे अंदर जाती है, जब हम हवा को अंदर लेते हैं उसे बोलते हैं इनहेलेशन, क्या बोलते हैं? और जब हम बाहर छोड़ते हैं बोलते हैं एक्सहेलेशन, क्या बोलते हैं? तो हवा अगर बाहर से अंदर आ रही है तो हवा का कहाँ होना चाहिए लो कंसंट्रेशन? हमारे अंदर। अरे यस और नो, सही बात है ना भैया? तो बाहर होना चाहिए हाई कंसंट्रेशन, अंदर क्या होना चाहिए? लो कंसंट्रेशन। तो ये अंदर लो कंसंट्रेशन बनता कैसे? कौन बनाता है? क्या हम हाथ से बनाते हैं? तो नहीं। व्हाट इज लो कंसंट्रेशन? आप किसी चीज को बहुत फुला दो तो जगह बढ़ जाएगी। अरे यस और नो? तो जब आप किसी की जगह बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है? वो लो कंसंट्रेशन। तो कैसे बनेगा? तो वो ध्यान से देखना है। जगह ध्यान से रखना, जगह बढ़ानी, क्या बढ़ानी है? जगह। ओके, जगह बढ़ानी है। अब मैं आपको कुछ एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ इसका। मैं आपको एक मॉडल, आपने तो बहुत ऐसे मॉडल देखे होंगे अपने बचपन में वीडियोस में, रेस्पिरेशन का मॉडल्स, ये दिख रहा है? आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो को ऑब्जर्व करोगे आप, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में जो भी इंसान है, क्या इसने टॉप में इस जगह से क्या कोई ये इसने कुछ छुआ हुआ है इसको? नहीं।
ये सिर्फ क्या करता है पता है, ये सिर्फ नीचे से यहां से ही रबड़ खींच रहा है। अब देखिए गुब्बारे ऑटोमेटिक फूलेंगे। अब गुब्बारे को फूलने की क्या चाहिए, हवा चाहिए, तो हवा ऑब्वियसली बाहर से आई होगी। अरे है और नो, तो बाहर से हवा ऑटोमेटिक अंदर कैसे आई, तो क्यों आई, देखो बेटा देखो, क्या अभी गुब्बारे फूले हुए हैं, नहीं, क्यों बताएं, क्योंकि अभी ये रबड़ ऊपर है तो बोतल में जगह कम है। इसका मतलब ये है कि यहां का जो प्रेशर है, और समझना एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहां जो प्रेशर है और जो अंदर प्रेशर कैसा है, इक्वल। जब ये नीचे खींचती है रबड़ को, तो बोतल में क्या बढ़ जाती है, खाली जगह, और जब खाली जगह बढ़ती है तो क्या बन जाता है, लो प्रेशर। क्या बन जाता है, लो प्रेशर। तो यहां बन गया लो प्रेशर, और बाहर तो बेटा क्या बन जाएगा, हाई, तो हवा ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। और देखना, जैसे ही ये वापस इसको ऊपर लेके आएगी ना, तो क्या हो जाएगा, अंदर की जगह कम हो जाएगी, अंदर की जगह कम हो जाएगी, तो अंदर क्या बन जाएगा फिर, हाई प्रेशर, बाहर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, तो हवा अंदर से ऑटोमेटिक बाहर। देखना, तो ये गुब्बारे ऑटोमेटिक फूलेंगे और ऑटोमेटिक इसकी साइज कम हो जाएगी। मतलब ये रबड़ है वो डायफ्राम है, देखो ये समझो, डायफ्राम ऊपर तो लंग्स बंद, ये बता रहा है, वापस देखना, देखो नीचे तो खुल गए ऊपर तो बंद, नीचे तो खुल गए ऊपर तो बंद, बस समझ आ रही है। यहां जो काम ये रबड़ कर रहा है ना, यही काम हमारे बॉडी में कौन करता है, डायफ्राम। यहाँ जो काम ये बोतल कर रही है, वो काम हमारे रिब्स करते हैं, रिब्स, हड्डियां। वो जो रबड़ है वो कौन है, हमारा डायफ्राम, और जो वो बलून है वो कौन है, हमारे लंग्स, और पाइप कौन है, हमारे ब्रोंकाइल और एल्वियोलाई, सॉरी ब्रोंकाइल और हमारे विंड पाइप, ट्रकिया। एल्वियोलाई तो लंग्स के अंदर होता है, तो बाहर से दिखेंगे नहीं आप, ठीक है, कितनी बार क्लियर है, समझ गए। अब हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, ये तो एक मॉडल हो गया, बॉडी में कुछ ऐसा होता है। सो इसको ध्यान से देखना, देखो नीचे आया और ऊपर गया, तो देखो ऐसे डायफ्राम आता है नीचे, समझ रहे हो। अब मैं बोलूँ वो ऑब्जर्व करना, जब डायफ्राम नीचे आया ना, तो एक बार आप इन हड्डियों को देखना, इन हड्डियों को देखना। जब डायफ्राम आएगा नीचे, तो ये हड्डियां फूल बाहर की तरफ आएगी, और जब डायफ्राम ऊपर जाएगा ना, ऊपर, तो हड्डियां अंदर की ओर धसेगी। तो ये हड्डियां और डायफ्राम दोनों मिल के हेल्प करते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, ओके। तो वापस ध्यान देना, जब डायफ्राम नीचे आएगा तो अंदर जगह बढ़ जाएगी, तो लंग्स में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, और बाहर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, हवा से हाई से लो, बॉडी के अंदर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब वापस सुनना, ओके, ओके, अब वापस देखना इसको। अब जब डायफ्राम ऊपर आएगा तो लंग्स में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, और बाहर क्या बनेगा, लो प्रेशर, तो हवा अंदर से बाहर, और यही एनी टाइम चलता रहेगा। सो इस बार मैं वीडियो दिखाता हूं, फिर आप एक बार इनहेल करना, ऑटोमेटिक आपकी छाती फूल जाएगी, फिर छोड़ना, ऑटोमेटिक अंदर जाएगी, क्लियर है। सो अब इसको इस बार जो मैंने बताया वो ऑब्जर्व करना, ठीक है। देखो नीचे आया, रिब्स ऊपर आए, देखो नीचे गए वापस से, डायफ्राम ऊपर, रिब्स कैसे कैसे फूल रहे हैं, आई बात समझ में, कैसे होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। सो अब इनहेलेशन में क्या क्या घटनाएं घटती है, उसके लिए एक फोटो देखते हैं। तो इनहेलेशन में क्या क्या घटनाएं घटती है, उसके लिए फोटो देखो, देखो इनहेलेशन के समय डायफ्राम मूव्स डाउन, रिब केज मूव्स अप एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, समझ गए। तो डायफ्राम तो नीचे जाएगा और रिब केज ऊपर और आउटवर्ड बाहर निकले, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू विच लो प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड द लंग्स एंड हाई प्रेशर इज क्रिएटेड आउटसाइड द लंग्स, सो एयर मूव्स इनसाइड, दिस इज नोन एज इनहेलेशन, समझ गए। अरे हाँ के ना, तो ये है इनहेलेशन। नाउ व्हाट इज एक्सहेलेशन, सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक मिनट, pardon, एक मिनट,
हाँ, ड्यूरिंग एक्सलेशन डायफ्राम मूव अपवर्ड, रिब केज मूव इन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, समझ गए, नीचे और अंदर दबेगा, समझ गए। तो डायफ्राम मूव अपवर्ड, रिब केज मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू विच हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, जगह अब देखो, अब लंग्स में जगह कम हो गई, जगह इट्स लाइक देखो, अगर आप बोतल है उसको दबाओगे तो हवा निकल जाएगी ना, गुब्बारे को दबाओ हवा निकल जाएगी ना, क्यों, जब हम दबाते जगह कम हो जाए, जगह कम होती है मतलब अंदर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर, और बाहर क्या बन जाता है, लो प्रेशर, हवा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। हम हमारी बॉडी सिर्फ डायफ्राम को कंट्रोल करती है, हमारा ब्रेन भेजता है सिग्नल, डायफ्राम चल नीचे, डायफ्राम गया नीचे, बाकी काम ऑटोमेटिक होता है। हम सिर्फ अपने डायफ्राम को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि डायफ्राम वॉलंटरी है, वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है, तो सोते तो ऑटोमेटिक है। दो, इसमें दोनों गुण है, अच्छी बात है बेटा कि दोनों गुण है। सोचो वॉलंटरी होता तो फिर सोते कैसे। व्हाट इज वॉलंटरी पता है, जो हमारे कहने पे चलेगा। अब अगर डायफ्राम हमारे कहने पे चलता तो आपको नींद में सो गए, फिर डायफ्राम बंद, हम भी बंद। अच्छी बात है बेटा, डायफ्राम में दोनों शक्ति है। हम पता सुसु करते हैं, सुसु, ये इनवॉलंटरी भी वॉलंटरी भी है। पता छोटे बच्चे तो अंदर सुसु कर लेते हैं, क्यों, वहां पे जो मसल्स है वो उस समय उनकी इनवॉलंटरी होती है, कंट्रोल में नहीं होती, फिर ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। अब बड़े हो जाते हैं तो ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाती है। बात समझ आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत। तो समझ गए क्या होता है एक्सलेशन एंड इनहेलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हाँ के ना, डन, ठीक है। पूरा नेता समझ में आया। अब मैं आपको ओके, अब सुनो, हमारे बॉडी में एयर का पूरा पाथ क्या है वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। बाद में दिखाता हूँ कि सर अल्टीमेटली हवा कहाँ पहुंचती है, एल्वेलाई में, सबसे लास्ट में क्या आने वाला है, एल्वेलाई। अब एल्वेलाई में फिर सर हम क्या चाहते हैं कि ब्लड, ऑक्सीजन कहाँ जाना चाहिए, ब्लड के अंदर, क्योंकि सेल तक ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, ब्लड। तो फिर ये सर हवा तो पहुंची एल्वेलाई में, फिर ये एल्वेलाई में से ब्लड में कैसे जाती है। दूसरा सेल ने सारा CO2 का छोड़ा था ब्लड के अंदर, और ब्लड को CO2 कहाँ छोड़ता है, लंग्स के अंदर। तो होता कहाँ है ये, लंग्स में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में घुस जाता है और ब्लड का CO2 लंग्स में घुस जाता है। ऐसा लंग्स में किस जगह पे होता है, क्या जो ट्रैकिया है वहां पे होता है, क्या जो ब्रोंकाई है वहां पे होता है, क्या जो ब्रोंकाइलस है वहां पे होता है, तो वो देखेंगे। पहले आपको पूरा एक नया वीडियो दिखाऊंगा, वहां पे आप अपन विल लुक The process of exchanging gases between the atmosphere and the body's cells is called respiration and involves several events, including breathing. As we zoom into the body, we can observe the respiratory system during gas exchange. Air passes through the alveolar sacs to the alveoli, where gas exchange occurs. ये alveoli है। In this cutaway view of an alveolar sac and its capillary bed, the process of gas exchange is easily observed. ये एल्वियोला है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एल्वियोला है, और वो आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर का, जो पर्पल कलर का दिख रहा है, वो हमारी ब्लड कैपिलरीज है, जिसमें ब्लड मतलब नलियां हैं, खून की नलियां हैं जिसमें खून बहता है। हमारी जो खून की नलियां हैं ना, वो एल्वियोलाई को एक जाले की तरह लपेटे हुए हैं। आपने जाला देखा, जाल तो जिसमें मछलियां कैद होती है, नेट, फिश नेट देखी हुई है, कैसे उसमें मछलियां फंस जाती है, चारों तरफ से गिर जाती है। ऐसे ही एल्वियोलाई को हमारे ब्लड कैपिलरीज, जो खून की पाइप, उन्होंने घेर रखा है। ओके, और कैसे घेर रखा है, तो अब वो मैं आपको दिखा। अब एक बार देखो, अपने थोड़ा बहुत बड़ा इमेजिन करना, अगर आप जितना अच्छे से इमेजिन कर पाओगे उतना अच्छा समझ में आएगा। सो थोड़ा इमेजिन करना, एंड ये हमारा एल्वियोला है, और इस तरीके से हमारे खून की नलियों को घेर रखा है। दिख रहा है ये आपको, ये रेड और दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ये रेड और ब्लू कलर कुछ नहीं है, ये हमारे खून की नलियां हैं। और ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, जाला का दिख रहा है, जाला का जाला एकदम से जाली ये कैपिलरीज बोलते हैं। ऐसे घेर रखा है हमारे एल्वियोलाई को, किसने, ब्लड कैपिलरीज ने। बात समझ आ रही है।
देखो एल्वेला को अगर नहीं घेरोगे तो देखो, अगर एल्वेला को कोई नहीं घेरेगा तो ऐसा दिखेगा, जब उसके ऊपर खून की नलियां चिपक जाती है तब वो ऐसा दिखता है। तो ये जो गैस का एक्सचेंज है ये किस किस के बीच में होता है? ब्लड कैपिलरीज और एल्वेलाई के बीच में होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब वहां पे होता है सारा खेल। यस और नो? यस सर। क्लियर है? एक दो फोटो और दिखाता हूँ, उससे और बढ़िया बढ़िया क्लैरिटी आएगी आपको। और समझने के लिए नाउ लुक एट दिस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कैसे घेर रखा है, एक जाले की तरह दिख रहा है। अच्छा अब देखो हमारे एल्वेलाई बहुत पतली होती है, लुक एट दिस, कितनी पतली है कि नहीं है? और जरूरी है बेटा, सामान को आर पार होना है, ऑक्सीजन को एल्वेलाई को छोड़ के कहाँ जाना है? ब्लड में। और CO2 को ब्लड को छोड़ के कहाँ आना है? एल्वेलाई के अंदर में। तो एल्वेलाई पतला होना चाहिए ना यार, दीवार बेटा आर पार करनी है, थर्माकोल चाहिए, सीमेंट नहीं चाहिए, माथा फूट जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गैस का एक्सचेंज क्यों होता है? ब्लड में CO2 का हाई कंसंट्रेशन, एल्वेलाई में लो कंसंट्रेशन, तो CO2 ब्लड से एल्वेलाई में, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन, ब्लड में लो कंसंट्रेशन। डन। अब ये कैसा दिखता है रियल में, अगर इमेजिन करें एनिमेशन से, तो अब वीडियो देखना। Gaseous exchange refers to the process of oxygen and carbon. समझा दो इसमें, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये एल्वेलाई है, समझ गए? अब देखो ये कितना पतला है, जस्ट लुक एट द थिननेस, एक देखो कितना पतला ये है कि नहीं है? और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। नाउ लुक एट द ब्लड कैपिलरी, ये कितनी पतली है देखो। आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चीज ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा, अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ इसका, तो एक मिनट रुकना, ब्लू कलर करते हैं। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ये दिख रहा है ना, ये हमारा रेड ब्लड सेल है। आप नोटिस करो कैपिलरी कितना पतला है कि उसमें से केवल एक समय में एक ही रेड ब्लड सेल पास हो सकता है। हमारे खून के एक बूंद में करोड़ों से सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल बोल रहा हूं। अगर एक बूंद में ऐसे करोड़ों है तो सोचो कैपिलरी कितनी पतली होगी, तो वो एक कितना छोटा होगा, इमेजिन करो। सही है? तो सोचो कैपिलरी कितनी पतली होगी, उसमें से केवल एक समय में एक ही पास हो सकता है। सर वो तो एम्बुलेंस मिलेगा तो प्लीज एक बार उस पे ऐसे हो जाए बेटा, कितनी पतली है तो कर शुक्रिया भगवान का कि नहीं टूटती है। अच्छा है, तभी तो बहुत सॉफ्ट है। हाँ सर। टूटती है ना बेटा तो ठीक भी हो जाती है वो। हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसका भी हमारा भगवान ने सिस्टम कोड रखा है, हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम आएगा। कितनी बार क्लियर है? यस और नो? अब एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना वापस से। अब बेटा आप ओके, अब आपको यहाँ पे दो चीज दिखेगी, एक तो दिखेगा ब्लू कलर में ब्लड दिख रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड का कलर ब्लू नहीं है। ब्लू कलर का मतलब है कि इसके अंदर CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है। और रेड कलर का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन है, CO2। समझ गए? सुनो, जिस ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जिस ब्लड के अंदर में आ जाता है, देखो इस ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन है, इस ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या है? CO2 है, समझ गए? और रेड वाले में ऑक्सीजन है और CO2 नहीं है, इसके साथ CO2 का दे दिया है अंदर, समझ गए? तो एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये वाला जो ब्लड है इधर, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन। और इधर वाला जो ब्लड है ये वाला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब CO2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लू कलर में जो आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है और जो रेड में जा रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड। अब सब कुछ खेल जो है वो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है? अब मैं ऑन कर रहा हूँ, अब अपन को बीच में इंटरप्ट करेंगे नहीं। तो CO2 अंदर गया, एल्वेलाई में गया, एल्वेलाई से देखो ऑक्सीजन अंदर आया, देखो हवा कैसे अंदर की अंदर, तो कैसे घेर रखा है दिख रहा है। Alveoli are individual hollow cavities contained within alveolar sacs or ducts. There are approximately 3 million alveoli within an average adult lung. They have very thin walls, which permit the exchange of oxygen and carbon dioxide gases. A network of small blood vessels called capillaries, into which the inspired gases pass,
surrounds alveoli. Diffusion occurs when molecules move from an CO2 अंदर गया alveoli में, और देखो ऑक्सीजन आ रहा है, नीचे दिख रहा है, low concentration. ऑक्सीजन नीचे आया. This occurs during gaseous exchange because the blood in the capillaries surrounding the alveoli has a lower concentration of oxygen than the air in the alveoli, which has just been inhaled. Because both alveoli and capillaries have walls which are only 1 cell thick, this allows gases to easily diffuse from one to the other. The same happens in reverse with carbon dioxide, CO2. The blood in the surrounding capillaries has a higher concentration of CO2 का high concentration, inspired lungs में low concentration, समझ गए? CO2 diffuses the other way. और यहाँ पे हो रहा है diffusion, पता है diffusion क्या होता है? High concentration से low, बस वही यहाँ diffusion होता है. We can see the results of gaseous exchange from comparing air we breathe. अब ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ. देखो, हम जो हवा ब्रीथ अंदर लेते हैं उसके अंदर में 21% ऑक्सीजन होता है, पर जो हम हवा बाहर छोड़ते हैं नाक से, जो हम हवा नाक से बाहर छोड़ते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ. तो जब हम जो हवा नाक से बाहर छोड़ते हैं उसके अंदर सिर्फ 16% ऑक्सीजन होता है. कितना कम हो गया? 5%. हमने यूज कर लिया. वो बात समझ में आ गई? हमने जो हवा ली थी उसके अंदर में कितना CO2 था? 0.04%. तो वो डैश किया, माइनस नहीं बेटा, ठीक है. तो 0.04%, पर जो जब हवा बाहर छोड़ी तो कितना हो गया? वो 4%. बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देखो बाकी देखो, नाइट्रोजन सेम का सेम और दूसरे वाले भी सेम के सेम, सिर्फ CO2 और ऑक्सीजन का ही खेल होता है. बाकी सब बात समझ आ गई? बाकी गैसेस क्यों कम ज्यादा नहीं होती है? कि बाकी गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो जितना हवा में होता है हमारा ब्लड के अंदर है. तो बड़ा अच्छा है ना उल्टा बेटा. तो मान लो कि ऑक्सीजन का भी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में हवा बराबर होता, तो कितने अंदर लोग मर जाते हैं. बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है. ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? टॉपिक होगा कल. एक मिनट, कल लेक्चर में प्लांट कैसे करते हैं वो और मछली कैसे करती है वो 10-15 मिनट का टॉपिक खत्म हो जाएगा. ट्यूसडे को टेस्ट डन. अब तुम्हारे डाउट है वो पूछेंगे, एक बार सब बंद करो सेटअप, फिर डाउट पूछा तुम्हारा. ठीक है? अब वो लाइट ऑन कर दे.